चलो भैया, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी बच्चे। आवाज प्रॉपर आ रही? सभी को एक बार थम्स अप करके बताएं। और आज के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं। जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो बने हुए प्रश्न हैं, जैसे उसमें थ्योरी में अति लघुत्तरी लघुत्तरी में बने हुए हैं, लेकिन बाकी जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस सेशन को आप शेयर कर दें। और आज ये 3 रचनाओं के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वर्ग 2 ओरिएंटेड बात कर रहा हूं मैं, ना तो मैं नेट जीआरएफ की बात कर रहा, ना मैं पीजीटी की बात कर रहा, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहां पर केवल ये वर्ग 2 ओरिएंटेड एनसीईआरटी के जो यहां पर प्रश्न है, आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महादेवी वर्मा को लेकर, या फिर यहां पर, हाँ बिल्कुल भैया, या फिर यहां पर महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी यहां पर उनकी रचना से प्रश्न आ सकता है, या कोई कथन आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, स्वागत है सभी का। चलो अब देखना बेटा, यहां पर पहला प्रश्न। चलो रे कबूतरों, यहां पर स्टार्ट हो जाओ और थोड़ा सुपर फास्ट जाने देना सीरीज को। ये आपका छावा बैच है, जो वर्ग 3 वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। इसकी क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है। पहला प्रश्न यहां पर देखना। सबसे पहले आप लोगों के कुछ जीवन परिचय से प्रश्न है, और यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यहां पर रचना से संबंधित हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है भैया, अच्छी बात तो यह है कि तुमको पता होना चाहिए। चल, बहुत बढ़िया। अब देखना, हाँ पहले का सी आ रहा है सर। अच्छा ऐसा, जन्म कहां हुआ था ये बता दो बस। तुम तो जन्म कहां हुआ था ये बता दो भैया। अच्छा, इनका जन्म कहां हुआ था ये बता दो पहले। ठीक है, चलो अब देखो, याद रखना, इनके जीवन परिचय की थोड़ी सी हम वार्ता कर लेते हैं। इनके जीवन परिचय की वार्ता करें तो यहां पर इनका जो जन्म है 1907 से 1987, ये आप लोगों को याद रखना है। 80 वर्ष का जीवन काल है इनका। जन्म इनका कहां हुआ था? यूपी में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? यूपी में हुआ था। और कहां हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हो गया था। और इनका जो निधन था वो कब होता है? 87 में होता है। अगर डेट भी पूछी जाएगी तो यहां पर याद रखना 26 मार्च 1907 में जन्म होता है, और 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर याद रखना 11 सितंबर 1987 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहां पर देखना, और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इनके पिताजी का नाम पूछ लिया जाता है। गोविंद सहाय आप लोगों ने देखा होगा, तो गोविंद यहाँ पर सहाय इनके पिताजी का नाम है। माताजी का नाम यहाँ पे हेमरानी है, तो याद रखना हेमरानी माताजी का नाम है। और याद रखना गोविंद सहाय वर्मा, गोविंद सहाय ये इनके यहाँ पर पिताजी हैं भैया। ये इनके यहाँ पर पिताजी हैं। एक आपको पुरस्कार की बात करें तो इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और ये यहाँ पर छायावाद की शक्ति और देवी भी हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकी रचनाओं में रहस्यवाद भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो लाडलो क्या हो जाएगा? तो वो यहाँ पर 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा। आगे देखना, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था? तो आपको यहां पर पता है भैया, फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। कहां पर हुआ था लाडलो? तो फर्रुखाबाद यहां पर यूपी में हुआ था। ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान रखना, ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना। और इनकी जो शिक्षा है ज्यादातर प्रयाग में हुई थी। शिक्षा की जब बात होती है तो कहां पर हुई थी भैया? प्रयाग में। इनका प्रिय छंद रोला और हरिगीतिका माना जाता है। अगर छंद की बात करते हैं तो इनका प्रिय छंद माना जाता है रोला और हरिगीतिका। अब देखना अगला, इनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी भैया? तो शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी ये आपको यहां पर बताना है। शिक्षा दीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई थी भैया? प्रयाग में हुई थी लाडलो। कहां पर हुई थी?
प्रयाग में हुई थी। अगला प्रश्न देखना, प्रथम महिला विद्यापीठ के किस पद पर लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया था? तो लंबे समय तक यहां पर कार्य किया था, ये अच्छा प्रश्न है भैया। ठीक है, डन। देखो आप लोग यहां पर याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसका आंसर गलत लगा देते हो। हाँ ठीक है, चलो रे कबूतरों देखना इधर। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर समझना। जैसे मान लो यहां पर आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहां पर पूछा जाएगा, तो जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा महादेवी वर्मा के बारे में, तो महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय में, तो प्रयाग विश्वविद्यालय था, उससे यहां पर संस्कृत में एमए किया था इन्होंने। और यहां पर याद रखना, हाँ, इसके बाद यहां पे आप लोगों ने देखा होगा महिला विद्यापीठ की ये प्राचार्य या उपकुलपति भी थी। तो या तो यहां पर उपकुलपति आएंगी, ये उपकुलपति रही थी, या फिर प्राचार्य आएगा। तो याद रखना ये प्राचार्य रही थी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? हाँ, आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ये प्राचार्य के पद पर रही थी। कहां पर भैया? महिला विद्यापीठ थी आपकी, उसमें ये प्राचार्य के पद पर थी। अगला क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन देखना, महादेवी वर्मा की मृत्यु सूंघ के लगाओ भैया 87 में हुई थी। अगला, महादेवी वर्मा कैसी प्रमुख कवि थी? अब यहां पर कवि नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? कवित्री थी। चलो भैया, छायावाद, आशावाद, निराशावाद, भौतिकवाद, तो यहां पर किससे संबंधित थी? वो छायावाद से संबंधित थी। किससे थी भैया? छायावाद से संबंधित थी। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, एक प्रश्न यहां लिख लेना। इनको यहां पर, इनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। ठीक है भैया, इनको यहां पर छायावाद की शक्ति, आधुनिक युग की मीरा भी कुछ लोग बोल देते हैं। लेकिन एक प्रश्न आप लोग यहां पर ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये निराला की मुंह बोली बहन भी है, निराला की यहां पर मुंह बोली बहन भी है। तो निराला की यहां पर क्या हो जाएंगी? बहन। अयोध्या सिंह उपाध्याय यहां पर क्या करते थे? तो भैया जो रचनाएं लिखती थी, उनका जो बेस बनाते थे वो कौन थे? आधार थे, आधार स्तंभ कौन थे भैया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे। अगला देखना, यहां पर दुर्गा भी कहा जाता है भैया। हाँ, ये दुर्गा भी है। आगे देखना, किस कवि को साहित्य अकादमी भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब यहां पर आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है, तो ये प्रश्न आपका यहां पर थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा जब आप लोग इसका आंसर दोगे। तो नहीं दोगे तो फिर मामला खत्म है भैया। हाँ, और क्या? देखो याद रखना, भारत भारती पुरस्कार आपका पूछा जा सका है, इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपका आ सकता है, इसके बाद ज्ञानपीठ भी आ सकता है। चलो ये बताओ, इनको साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? ठीक है, साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला था? सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए इस बार। हाँ देखो, ये तो सबको पता है कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला, इनको शेखसरिया भी मिला था, मंगला प्रसाद भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था। बताइएगा इनको साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? ठीक है, नीरजा, बहुत बढ़िया। अच्छा, और साहित्य नहीं मिला फिर? इसमें आप लोग थोड़ा इस प्रश्न को चेंज करना, इसमें लिखना आप लोग यहां पर पद्म भूषण। हाँ, पद्म भूषण लिखना। अब बताइएगा, बिल्कुल ठीक है। जब साहित्य मिला ही नहीं था, बोला सर मिला था, साहित्य अकादमी पर कार्य किया था। देखो यहां पर याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो हमेशा। ये जितने भी कबूतर है ना, हाँ ओके, प्रदीप सर का रसगुल्ला कौन है भैया? चलो एक और यहां पर देखना, जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि इनको यहां पर, यहां आप लोग लिखना मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन ठीक बन जाएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, वो सुधार दिया है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, अब इसका आंसर पाठ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है भैया,
चलो इनको कौन कौन सा मिला था तो ये आप लोग लिख लेना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आपके कबूतर कुछ भी कर सकते हैं यार, ये विस्फोटक पदार्थ हैं भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो शेख सरिया लिख लेना कहीं पर, मंगला प्रसाद लिख लेना, पद्म भूषण पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ लिख लेना, बात खत्म। आगे देखना भारत सरकार ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था तो यहाँ पे पद्म भूषण दिया था। कौन सा दिया था भैया तो यहाँ पर याद रखना पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों यहाँ पर इनको मिले थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना, महादेवी वर्मा के गीत किस कारण आकर्षक हैं तो महादेवी वर्मा के जो गीत हैं वो किस कारण से आकर्षक हैं, क्योंकि उनमें रचाव है संगीत है दोनों हैं, तो जहां पर दोनों आ गया तो रचाव भी मिल जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न है भैया, याद रखना, तो रचाव भी मिल जाता है संगीतात्मक भी मिल जाता है। हाँ जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा तो महादेवी वर्मा के जो गीत है किस कारण से आकर्षक हैं तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा दोनों। अगला महादेवी वर्मा में यहाँ पर किसके माध्यम से प्रगति का नया रूप दिया तो महादेवी वर्मा ने यहाँ पर किसके माध्यम से प्रगति का नया रूप दिया था, किसके माध्यम से यहाँ पर दिया था। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ज्यादातर बिंब और प्रतीकों के माध्यम से चीजें बताई हैं, क्योंकि रहस्यवाद होता है वहां प्रतीक बिंब आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना जब भी आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने प्रगति का नया रूप दिया था शिक्षा से भाषा से कविता से, नहीं भैया बिंब और प्रतीकों से, इस पे आप लोग स्टार लगा लेना क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बिंब का क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो बिंब और प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने यहाँ पे प्रगति का क्या किया था, नया रूप दिया था। अगला उनकी काव्य भाषा प्रायः किस शब्दों से निर्मित है, तत्सम तद्भव देशज। चलो भैया बताइएगा कौन से शब्द ज्यादा मिलते हैं तो इनकी रचनाओं में ज्यादातर तत्सम शब्द मिलते हैं। किस कौन से मिलते हैं भैया बिल्कुल, तो तत्सम शब्दों की यहाँ पे भरमार मिलती है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है भैया बहुत बढ़िया। आगे देखना बदली को जल किसके लिए होता है तो बदली का यहाँ पे जल किसके लिए होता है, अपने लिए, सृष्टि के लिए, गैरों के लिए या दुश्मनों के लिए, बताइएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, हाँ तो यहां पर याद रखना ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने यहां पे पढ़ा भी होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, बिल्कुल भैया एक दुख भरी संवेदनशील आत्मा की गहरी वेदना को यहाँ पर इस रचना में व्यक्त किया गया है, जिसमें जीवन में जो संघर्ष हैं और दुखों को यहाँ पर नीर भरी दुख की बदली में आपके सामने चित्रित किया है या प्रदर्शित किया है। इसमें यहाँ पे जो बदली शब्द है तो बदली का जल किसके लिए है तो लाडलो वो सृष्टि के लिए है। किसके लिए है वो यहाँ पे सृष्टि के लिए प्रयोग हुआ है। अगला देखना जब कवित्री रोती है तब सारा संसार उस पर क्या करता है, बरस पड़ता है, रोता है, हंसता है या फिर मजा लेता है। तो याद रखना यहाँ पर जब यहाँ पे कवित्री रोती है तब सारा संसार उस पर क्या करता है, हंसता है, रोता है, बताइएगा। कुछ लोग हंसना ना लगा दे इसमें, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है भैया, और क्या ठीक है। अभी आएंगे आपके सामने कुछ प्रश्न, हाँ अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं, बहुत शानदार वाले। कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है हाँ बस पता नहीं है क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहां पर ये आप लोग वैसे भी पता है कि जब कवित्री रोती है तो पूरा संसार यहां पर क्या करता है भैया, हंसता है। क्या करता है लाडलो, हंसता है। अगला देखना, अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा है। कवित्री के अनुसार उसकी सांसों में सपनों का क्या भरा हुआ था, साहस, पराग, दिखावा या फिर सच्चाई भरी हुई थी। तो आप लोग यहां पर याद रखना कवित्री की सांसों में क्या भरा हुआ था
तो उनकी सांसों में यहाँ पर क्या भरा हुआ था? बिल्कुल आहत विश्व रहता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सांसों में सुंदर सपनों की महक बसी हुई थी। क्या बसी हुई थी? महक बसी हुई थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी होगा कि उनके जो सपने थे, सपनों में यहाँ पर जो सांसें थी, तो सांसों में यहाँ पे सुंदर सपनों की क्या थी भैया? महक बसी हुई थी। और महक होगा तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? पराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? पराग हो जाएगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भैया। अगला, महादेवी वर्मा अपने आप को नीर भरी दुख को क्या कहती हैं? तो नीर भरी दुख को यहां पर क्या कहती हैं? नीर भरी दुख को आवाज कहती हैं, बदली कहती हैं, सांसें कहती हैं, या फिर जीवन कहती हैं? तो यहां पर यह भी प्रश्न अच्छा है, नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। क्या कहती हैं भैया? नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। तो यह भी आपका सिंपल सा प्रश्न था। महादेवी का काव्य संसार करुणा और किसका संसार है? तो यहां पर याद रखना, उनका करुणा और वेदना का संसार है। किसका है? और इसमें आपको विप्रलभ, आपको रस भी मिल जाता है, वियोग रस भी, लेकिन करुणा इसमें सबसे ज्यादा दिखाई गई है। तो याद रखना, इनका काव्य संसार करुणा और यहाँ पर वेदना का संसार दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला, कवित्री ने किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो कवित्री ने यहाँ पर किसे मलिन नहीं करने की बात की है? तो किसे मलिन नहीं करने की बात की है? तो यहाँ पर याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पथना मलिन करना आता, पथना मलिन करता आना, पद चिन्ह यहाँ पर ना दे जाता जाना। तो यहाँ पर याद रखना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन की अंत खिली। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये पंक्ति पढ़ी होगी, इसका भावार्थ अगर आपको आ रहा है तो ये आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो मामला खत्म। हाँ, इसका भावार्थ अगर आपको आ रहा है तो ये आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्षणभंगुरता की बात की है। पहली बात तो आप लोग याद रखना, किसकी बात की है? क्षणभंगुरता की इसमें बात की है। अब देखना, आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब वह आया तो उसका मार्ग क्या था? गंदा या मलिन नहीं हुआ। तो इसमें यहाँ पर क्या है? मलिन नहीं करने, गंदा क्या नहीं करने की बात की है? तो याद रखना, उसके आगमन पर जो रास्ता है, तो पथ, पथ ना मलिन, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है लाडलो। क्या होता है? रास्ता होता है। बहुत बढ़िया। आगे देखना, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, महादेवी ने बहुत दिनों तक किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहुत दिनों तक यहां पर किस पत्रिका का संपादन किया था? एक ही थी भैया। कौन सी पत्रिका थी? कौन सी पत्रिका थी? तो चांद पत्रिका थी लाडलो। कौन सी थी यहां पर? चांद पत्रिका थी। हाँ, पथना मलिन करते, बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये तो सिंपल सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, गीत लिखने सबसे अधिक सफलता किसे मिली है? तो गीत लिखने में सबसे अधिक सफलता किसको मिली है? तो यहां पर याद रखना, अब क्वेश्चन ही उसका चल रहा है तो महादेवी वर्मा ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो भैया महादेवी वर्मा की है लाडलो। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला देखना, आधुनिक युग की मीरा, हाँ, कुमारी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग में यहाँ पर मीरा कुमारी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है लाडलो? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला देखना, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपने करुणा में जीवन की तुलना किससे की है? तो यहाँ पे करुणा में जीवन की जो तुलना है वो यहाँ पर किससे की है? तो याद रखना, हाँ, करुणा में जो जीवन है उसकी तुलना यहाँ पर पहली पंक्ति से ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। जब आप लोग यहाँ पर पहली पंक्ति पढ़ते हो, उसमें आपका सीधा सीधा कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मैं नीर भरी दुख की बदली संसार में चिर निस्पंद बसा, कृदंत में आहद विश्व हसा। तो यहाँ पर नीर भरी दुख की बदली से की है। किससे की है भैया? उन्होंने यहाँ पर अपने करुणा में जीवन की जो तुलना की है वो किससे की है? नीर भरी दुख की बदली से की है। किससे की है भैया? नीर भरी दुख की बदली से की है। अगला देखना लाडलो, महादेवी वर्मा कैसी कवित्री थी? तो छायावादी कवित्री थी। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं? तो किसे मलिन नहीं करने की बात करती हैं? सत्य के दामन को, आदर्श जीवन सिद्धांत को, जीवन आंगन को, या जीवन पथ को? तो यहां पर याद रखना, बिल्कुल भैया, क्या होगा? तो मलिन पथ, पथ मतलब रास्ते की बात हो रही है, तो यहां पर जीवन पथ को वो मलिन नहीं करने की बात करती हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा लाडलो। ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। चलो एक बार थम्स अप करके बताइएगा प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। पहले यहां पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब लाइक इतने कम हैं, चलो भैया
लाइक नहीं किया मतलब क्लास के क्वेश्चन अच्छे नहीं है। ठीक है भैया, कल से हम लोग यहाँ पर कल से वर्ग 3 की क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोगों की क्लास बंद कर देते हैं। बहुत पढ़ लिए तुम लोग, अब पता है बहुत पढ़ लिए, क्योंकि आप लोगों से यहाँ पर पहले दिन भी कहा था कि जितनी भी मैं क्लास लूँ सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है भैया, हाँ सभी बच्चों को यहाँ पर लाइक करना है, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं। देखो याद रखना, अगर लाइक नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा, सेशन में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि लाइक करोगे तभी यहाँ पर ऐसा पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है भैया, हाँ इससे अच्छा तो वर्ग 3 वाले हैं, बराबर लाइक शेयर करते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है ज्यादा ज्ञान अर्जन कर चुके हैं। हाँ भैया, जब भी क्लास में आओ पहले लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इस क्लास का कुछ भी मांगा क्या भैया? कुछ नहीं, केवल लाइक किया जाता और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ अंशु नामदेव जी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बादल का अपना कौन नहीं होता? तो बादल का अपना आकाश के तारे, आकाश का कोई कोना, चमकता सूर्य या मुस्कुराती चांदनी। तो क्या नहीं होता? बिल्कुल भैया, बादल का अपना क्या नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बादल का अपना क्या नहीं होता। हाँ जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। तो विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, या मेरा ना कभी अपना होना। तो बादल का कोई कोना, तो यहां पर याद रखना विस्तृत नभ का कोई कोना मतलब यहां पर आकाश का कोई कोने की बात हो रही है। तो यहां पर आपका आंसर जो होगा लाडलो वो यहां पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अच्छा है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, हाँ ठमड़ी कल था मिट आज चली। तो भैया यहाँ पर ये भी अच्छा आपका कंसेप्ट, लाइनों से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। महादेवी वर्मा के जीवन इतिहास का क्या परिचय है? कल जन्म लेना और आज गिरना, आजीवन सुख में रहना, दुख का जीवन साथी बनना, सपनों में मस्त रहना। हाँ चलो भैया, सपनों में मस्त रहना कुछ लोग तो यहाँ पे दे भी चुके हैं। कल जन्म लेना और आज यहाँ पर गिरना। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर याद रखना ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। कुछ लोग सी लगा रहे हैं, दुख का जीवन साथी बनना। नहीं भैया, हाँ सबका गलत हो गया ये, जीवन इतिहास। ठीक है, परिचय इतना इतिहास यही, हाँ ठमड़ी कल थी मिट आज चली। चलो भैया बहुत बढ़िया, परिचय इतना इतिहास यही, और कुछ है ही नहीं। हाँ क्योंकि वो अपने जीवन परिचय में यहां पर सीधी सीधी बात कह रही है, परिचय इतना इतिहास यही। तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर याद रखना अपने जीवन इतिहास की एक छोटी सी यहाँ पे घटना मानी है उन्होंने। वो कहती है कल वह इस दुनिया में था लेकिन आज वह नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई क्षणिक चीज आती है और फिर विलीन हो जाती है, तो जन्म लेना और गिरना मतलब यहाँ पर बिल्कुल भैया जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है? जन्म लेना और चले जाना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सफेद शेरों की धरती। ठीक है सही है, विस्तृत नभ का कोई कोना अपना ना होना, ये भी ठीक है। अगला देखना, कवित्री के आंसू किस भाव की अभिव्यक्ति है? निराशा की है, शारीरिक दुख की है, या पति वियोग के पीड़ा की है, या प्रेम वासियों के वेदना की है? चलो भैया, या प्रेम वियोग की। तो याद रखना उनकी जो यहाँ पर आंसू दिख रहे हैं वो प्रेम वियोग की वेदना दिख रही है। तो प्रेम वियोग के वेदना के यहाँ पर आंसू आपको दिख रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखना, इस कविता में प्रयुक्त अंकुर शब्द किसका पर्यायवाची है? अंकुर शब्द यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? अंकुर शब्द यहाँ पर किसका पर्यायवाची? अंकुरित होना मतलब नव जीवन होना,
अंकुरित होना मतलब यहाँ पर क्या होना भैया, नव जीवन क्या यहाँ पे पर्यायवाची है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? चलो 30 प्रश्न हो गए, कितने गलत कितने सही कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्न हो गए, कितने सही है कितने गलत है? ठीक है, अगला नदी के द्वीप आ गया भैया, नदी के द्वीप आ गया। अब देखना नदी के द्वीप आप लोग यहाँ पे पढ़ लो पहले। नदी के द्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अज्ञे जी का मामला है भैया, अज्ञे जी का मामला है, तो मामला थोड़ा सा खतरनाक होगा नदी के द्वीप वाला। वैसे हालांकि आपको यहाँ पे सब पता है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात है नहीं। ठीक है, हाँ सर हमारा सही है, तुम्हारा गलत हो कैसे सकता है? ठीक है, हम नदी के द्वीप हैं ऑप्शन में। चलो इसमें दिया ही नहीं है, चलो ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। यहां पर एक जगह आप लोग लिख लो अज्ञे। चलो अब बताओ भैया, हाँ अज्ञे कहां चले गए? कहीं नहीं भैया, यहीं घूम रहे थे। बिल्कुल, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर यहाँ पर स्रोत वाहिनी बह जाए, तो हम नदी के द्वीप हैं। ये यहाँ पर किसकी भैया कविता है? तो याद रखना अज्ञे जी की है लाडलो, किसकी है? अज्ञे जी की है। अगला, नदी के द्वीप कविता में द्वीप को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो द्वीप को यहां पर किस रूप में चित्रित किया गया है बताइएगा भैया। सबका सही होगा सर, नहीं सबका गलत तो किसी का हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तुम सब कबूतर पढ़ चुके हो भैया। गलत क्यों होगा किसी का? नहीं होना चाहिए। हाँ याद रखना, यहां पर आपको दिया गया है कि नदी के द्वीप कविता में द्वीप को किस रूप में चित्रित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। हाँ तो आप लोग याद रखना, मनुष्य का संघर्ष बताया गया है। क्या बताया गया भैया? मनुष्य का संघर्ष बताया गया है, क्योंकि नदी और द्वीप ये यहाँ पे क्या है भैया? समाज, और ये समाज के लोग हैं। तो यहाँ पर मनुष्य का संघर्ष इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। कविता में द्वीप का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो द्वीप का यहाँ पर क्या प्रतीकात्मक अर्थ होगा आपका? तो याद रखना, द्वीप मतलब यहाँ पे मानव जीवन के संघर्ष को बताता है। मानव जीवन का यहाँ पे कठिन संघर्ष आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नदी का प्रवाह, नदी समाज है भैया। ये तो सबका सही हो गया होगा, पुराने क्वेश्चन या पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्ट है। नदी के द्वीप में नदी के प्रवाह का क्या संकेत है? तो नदी के प्रवाह का यहाँ पर क्या संकेत आपको देखने के लिए मिलता है? नदी के प्रवाह का यहाँ पर क्या संकेत देखने के लिए मिलता है? जीवन के साथ बढ़ता परिवर्तन, बढ़ता परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, देखो स्थिर सुरक्षा नहीं भैया, समय की गति अस्थिरता, जीवन के साथ बढ़ता हुआ परिवर्तन है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे? और वैसे भी नदी यहाँ पर एक समाज को इंडिकेट करती हुई दिखाई देती है। आगे देखना, यहाँ पर इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया है, समझना। चलो भैया ये क्वेश्चन भी सिंपल है। नदी के द्वीप का यहाँ पे अस्तित्व किससे प्रभावित होता है? हाँ सर किससे प्रभावित होता है? ये भी गलत हो गया तुम्हारा। ये बताओ यहाँ पर आपको दिया क्या है? नदी के द्वीप में अस्तित्व, तो यहाँ पर याद रखना किससे प्रभावित होता है? तो सूरज की किरणों से, पर्वतों से, चांद नहीं भैया, नदी के पानी के स्तर से प्रभावित होता है। किससे होता है लाडलो? जो नदी के पानी का स्तर है उससे यहाँ पर प्रभावित होता है। आगे देखना, कविता के अनुसार नदी के द्वीप का अस्तित्व किसे चुनौती देता है? मनुष्य की इच्छाओं को, जीवन की या स्थिरता को, प्रकृति के नियमों को, समय की गति को। ठीक है भैया, देखो याद रखना यहां पर वो किसको चुनौती दे रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्या पूछ रहे हैं भैया? सर पॉसिबल हो तो सुना दीजिए, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ठीक है अब यहां पे आप लोग देखना, देखो
आप लोगों को यहाँ पर अगर जैसे कोई पूछे कि इस कविता का पूरा सार क्या है, कविता यहाँ पर यह संदेश देती है कि व्यक्ति को समाज या प्रकृति के साथ यहाँ पर सद्भावना में रहना चाहिए। तो व्यक्ति को यहाँ पर क्या है, समाज और प्रकृति के साथ क्या रहना चाहिए, सद्भावना में रहना चाहिए। हमें अपने यहाँ पर स्रोत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जैसे समाज के प्रति कृतज्ञ होना, ठीक है, ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी इसमें सीख मिलती है कि आपको हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, लचीलापन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए आपके जीवन में, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका जीवन। जैसा देश वैसा भेष, जैसा मौसम वैसा यहाँ पर आपका भेष, जैसा समाज वैसे आप लोग, ठीक है। उन्होंने लचीलापन और यहाँ पर अनुकूलन को इसमें क्या बताया है, सफलता की कुंजी भी बताया है इस पंक्तियों में। इसके बाद हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हमको यहाँ पर हमेशा बदलाव, लचीलापन, अनुकूलन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर आपको ये सीख मिलती है। ये जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर जो आपको निकलता हुआ दिखाई देता है वो यहाँ पर क्या होगा, जीवन की अस्थिरता को। किसको भैया, जीवन की अस्थिरता को। आंसर बी हो जाएगा। नदी के दीप कविता में कवि ने किस विषय को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है, आंतरिक संघर्ष को, प्रेम को, या ज्ञान की प्राप्ति, या समाज का भेदभाव। तो यहां पर याद रखना, उन्होंने आंतरिक संघर्ष को यहां पर प्रस्तुत किया है। किसको किया भैया, आंतरिक संघर्ष को। अगला देखना कबूतरों, नदी के दीप में दीप का जीवन किस रूप में चित्रित किया गया है। तो दीप का जो जीवन है वो यहां पर किस रूप में चित्रित किया गया है, दीप का जीवन केवल संघर्ष, जहां संघर्ष है वहीं दीप आएगा। संघर्ष और चुनौती मतलब दीपक, संघर्ष और चुनौती मतलब दीप। ये बताओ, समाज में व्यक्ति रह रहा है, संघर्ष, ये बताओ आप लोग समाज में रह रहे हो तो संघर्ष करना पर, समाज में तो नदी है, दीपक मतलब यहां पर क्या है भैया, व्यक्ति। ऐसे ही समाज और व्यक्ति, नदी और दीप, इन दोनों का कंसेप्ट तालमेल बिठाओगे तो पूरी पंक्ति आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, संघर्ष और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगला, नदी के दीप के अस्तित्व की अस्थिरता का क्या कारण है, अस्थिरता का क्या कारण है। तो अस्थिरता का कारण यह है क्योंकि यहां पर इसका जो अस्तित्व है वो स्थिर नहीं है। ये बताओ, लगातार नदी का बहना, लगातार आप में परिवर्तन होना, तो याद रखना नदी का निरंतर बहना ही इसकी अस्थिरता का कारण बना हुआ है। इसकी अस्थिरता का कारण क्या बना हुआ है, नदी का निरंतर बहते रहना। ठीक है भैया, लिख लो इसको। हाँ, सभी बच्चे यहां पर इसको लिखेंगे। चलो भैया देखना। हाँ, अगला दिया, कविता में दीप के बारे में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। तो दीप के बारे में शांति का, या नीरसता और शून्यता का, जीवन के कठिन संघर्ष का, उत्साह और आनंद का। चलो भैया बताइएगा। इसका ए होना चाहिए भैया, अस्तित्व की अस्थिरता। हाँ, अस्थिर नहीं है तो यहां पे अनिश्चितता थोड़ी होगा। हाँ, चलो देखना, कविता में दीप के बारे में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। तो यहां पर याद रखना कौन सा भाव आपका व्यक्त किया गया है। तो इसमें यहां पर देखो, दीप के बारे में जब भी दीप आएगा केवल एक शब्द याद रख लो, संघर्ष। जहां भी दिखेगा वही आंसर, संघर्ष, चुनौती, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, क्या बोल रहा है भैया? नहीं भैया, देखना अगला क्वेश्चन आप लोग, कविता नदी के दीप में नदी के किनारों का क्या प्रतीकार्थ है। तो नदी के किनारे पूछे गए हैं। तो जीवन की स्थिरता, प्रेम और सौंदर्य, अस्थिर और परिवर्तन, ज्ञान का स्रोत। तो यहां पर याद रखना, ये बताओ जो किनारे हैं, किनारे किसका प्रतीक है इसमें, परिवर्तन का। तो अस्थिरता और परिवर्तन का यहाँ पे प्रतीक क्या है, नदी के किनारों को बताया गया है। अब इसमें कुछ लोग जीवन की स्थिरता ना लगा दें, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे छाप लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे फंसा सकता है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपने यहाँ पर पूरी पंक्ति पढ़ी होंगी, तब जाके यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है भैया, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, एप्लीकेशन पे भी डली हुई है क्लास, आराम से उसको पढ़ लेना। अगला,
नदी के दीप कविता में दीप की स्थिति का क्या संकेत है? अब देखो दीप की स्थिति का संकेत पूछा गया है, सीधा सूंघ के लगाओ। दीप मतलब संघर्ष है। मैंने क्या बोला, इसकी ट्रिक लिख लो, जहां दीप आएगा वहां संघर्ष शब्द देख लेना, वही उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अस्तित्व के संघर्ष और परिवर्तन, ठीक है भैया। कठिन समय में, हाँ कठिन समय में कहां मिलेगी, कठिन समय में भैया सिंपल तो है ही। आगे बढ़ जाए कबूतरों। कविता के अनुसार दीप का जीवन किससे बचने का प्रयास करता है? नदी के प्रवाह से बचने का, सूरज की तपन से, आकाश के बादलों से, चांद की रोशनी से। चलो भैया, किससे बचने का प्रयास करता है? तो यहां पर याद रखना, दीप का जो जीवन है वो नदी के यहां पर प्रवाह से बचने का प्रयास करता है। तो आप लोग याद रखना, दीप का जो जीवन है वो यहां पर नदी के प्रवाह से बचने का क्या करता है? प्रयास करता है। अगला, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश यहां पर यही है कि व्यक्ति को समाज या प्रकृति के साथ सद्भावना होनी चाहिए। बोला सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो फिर जीवन संघर्ष और अस्थिरता या परिवर्तनशील होना चाहिए। तो आप लोग देख लो यहां पर, तो यहां पर याद रखना आपको इसमें दिया गया जीवन के संघर्षशीलता और अस्थिरता को यहां पर इसमें दर्शाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन दिया है, कविता में दीप का अस्तित्व किसके कारण होता है? नदी की जलधारा के कारण होता है भैया। दीप का अस्तित्व तभी है जब यहाँ पे नदी की जलधारा है। अगर नदी सूख जाएगी तो भैया उसके पास कुछ अस्तित्व तो बचेगा नहीं। जब समाज ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति करेगा क्या? आगे देखना, दीप किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो दीप यहाँ पर, अब भैया ये क्वेश्चन तो वही आ गया फिर से। दीप यहाँ पर मतलब संघर्ष, अस्थिर और संघर्षशील हो गया। अब ये बताओ, आपको आज एक कंसेप्ट और मिल गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बेटा। प्रश्न नंबर डाल दिया करें, प्रश्न नंबर यहां देख लिया करो, ये दिया है 46वां चल रहा है, ठीक है। अगला दिया, कविता में दीप का अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दीप का अस्तित्व यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइएगा भैया। दीप का अस्तित्व यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहां पर याद रखना सूरज के साथ, केवल नदी के साथ जुड़ा हुआ है। दीप का अस्तित्व केवल नदी से है, तो आंसर ए हो जाएगा लाडलो। अगला, कविता के अंत में दीप का क्या संदेश है? तो दीप का संदेश देखो, कहीं ना कहीं संघर्ष वंघर्ष दिख रहा है क्या? तो दीप का संघर्ष यही है, निरंतरता, संघर्ष और निरंतरता। अगला देखना लाडलो, हाँ आज क्वेश्चन ठीक मिल गए हैं। देखना, नदी के दीप में नदी के साथ दीप का संबंध किस प्रकार का है? तो दीप का संबंध नदी के साथ में यहां पर कैसा है भैया? उनके साथ में यहां पर सह अस्तित्व, साथ साथ चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां पर नदी के बिना दीप का कोई अस्तित्व नहीं है, तो सह अस्तित्व है। नदी है तो दीप है, दीप है तो नदी है, ठीक है भैया। आगे, कविता में दीप की अस्थिरता को किसने प्रेरित किया है? तो दीप की जो अस्थिरता है उसको यहां पर कौन प्रेरित करेगा? तो दीप की अस्थिरता को यहां पर केवल नदी का प्रवाह या नदी का निरंतर बहना ही उसको क्या कर सकता है? प्रेरित कर सकता है। अगला देखना, नदी के दीप में यहां पर दीप के जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक क्या है? तो दीप के जीवन की जो कठिनाइयां हैं वहां पर देख लो भैया, मानव जीवन का संघर्ष है केवल। क्या है भैया? मानव जीवन का संघर्ष। दीप आ गया ना, हाँ, तो आप लोग यहां पर संघर्ष लिख देना, ठीक है। अच्छा प्रश्न बन जाएगा लाडलो। नदी के दीप में के द्वारा, अब देखो कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन में समर्पण, संतुष्टि, संघर्ष, अनिश्चितता, समाज की प्रगति, प्रकृति का प्रेम। तो यहां पर याद रखना जीवन के संघर्ष बताए गए हैं। इसमें क्या बताया गया लाडलो? जीवन के संघर्ष बताए गए हैं। आगे देखना, नदी के दीप में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो कौन सा तत्व है? तो ये बताओ, इसमें प्रभावित क्या करेगा? पहाड़ करेंगे? नहीं भैया। आकाश करेगा? नहीं भैया। सूरज करेगा? नदी का जल स्तर ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि नदी नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखना, इसके यहां पर एक और क्लास में ले चुका हूं इससे पहले, उसमें और प्रश्न है। अगर और भी पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेना भैया। और भी पढ़ना है तो आपको 40-50 क्वेश्चन वहां भी मिल जाएंगे, तो कम से कम 100 क्वेश्चन हो जाएंगे नदी के दीप के। नदी के दीप में दीप किसका प्रतीक है? तो दीप यहाँ पे संघर्ष और परिवर्तन का है।
अगला देखना भैया, अगला दिया गया नदी के द्वीप में कवि ने किसकी प्रतीकात्मकता की है। अब देखो किसकी प्रतीकात्मकता की है, तो आप लोग यहां पर याद रखना मानव जीवन की अनिश्चितता की प्रतीकात्मकता की है। अगला देखना यहां पे द्वीप के अस्तित्व के लिए कौन जिम्मेदार है, तो द्वीप के अस्तित्व के लिए केवल नदी का प्रवाह जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भैया, हाँ। अगला देखना यहां पर नदी के द्वीप अस्थिर का क्या संदेश मिलता है। अस्थिर का मतलब यहां पर केवल जीवन की निरंतर गति का यहां पर आपको क्या मिलता है भैया, संदेश मिलता है कि जीवन में यहां पर निरंतर गति होते रहना चाहिए। अगला देखना कविता में यहां पर द्वीप के लिए क्या भावनाएं व्यक्त की गई हैं, तो द्वीप के लिए क्या भावनाएं व्यक्त होंगी, कुछ नहीं, संघर्ष और अस्तित्व होगा। देख रहे हो कैसे प्रश्न है, मतलब केवल क्वेश्चन बदल रहा है, आंसर नहीं बदल रहे। ये एनसीईआरटी है भैया। नदी के द्वीप के बारे में कवि का दृष्टिकोण बताइएगा। अब देखो नदी के द्वीप के बारे में कवि का दृष्टिकोण यहां पर क्या है, संघर्ष देख लो, कब केवल इसमें कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, हाँ, द्वीप जीवन की कठिनाई और संघर्ष का प्रतीक है। बस आगे बढ़ जाओ। अगला नदी के द्वीप जीवन क्या दर्शाता है, तो केवल निरंतरता, अस्थिरता, ऐसा तो जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। ये यहां पर जीवन के क्या दर्शा रहा है, तो अस्थिरता को दर्शाता है। अगला देखना यहां पर, तो कविता में नदी और द्वीप के रिश्ते का क्या अर्थ है, नदी द्वारा द्वीप का समर्थन, नदी द्वारा द्वीप को बहा देना, द्वीप का अस्तित्व नदी से जुड़ा होना, या द्वीप और नदी के बीच कोई संबंध नहीं होना, तो दोनों का यहां पर जुड़ा होना होता है, क्योंकि नदी और द्वीप दोनों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, सह अस्तित्व कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सह अस्तित्व कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला कविता में द्वीप का अस्तित्व किसके द्वारा खतरे में डाला जाता है, तो किसके द्वारा यहां पे खतरे में डाला जाता है, तो कौन खतरे में डाल सकता है भैया, नदी, हाँ नदी। अगला देखना नदी के द्वीप में यहां पर कवि ने जीवन की किस विशेषता को उजागर किया है, तो केवल यहां पर संघर्ष और अस्थिरता को उजागर किया है। अगला देखना भैया, अगला द्वीप का अस्तित्व कैसे व्यक्त किया गया है, तो द्वीप का जो अस्तित्व है वो चुनौतीपूर्ण है और अस्थिर है। देखो संघर्ष, चुनौतीपूर्ण और अस्थिर है। अगला ये लो भैया, अब फेफड़े सबके बाहर, ये भगवान। चलो भैया, अंधेरे में कविता के लेखक कौन है, देखो कहीं पर दिए है क्या, मुक्तिबोध वगैरह, ऑप्शन में नहीं है, मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, लिख लो यहां पर मुक्तिबोध। ऑप्शन में नहीं है, थोड़ी स्पीड में चलेंगे ना तो क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे भैया। हाँ इसमें यहां पर जीवन में संघर्षों के साथ जूझना, संघर्ष होना, आशा और निराशा दोनों इसमें मौजूद आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, आशा निराशा जीवन के साथ जूझना, ये सब यहां पर सर स्पीड में चलें। ठीक है भैया, तीन इंद्रियां बोध के कवि। अगला ये तो आपका सबका आ गया होगा। अंधेरे में कविता का मुख्य विचार क्या है, अंधेरे में कविता का मुख्य विचार क्या है, तो यहां पर अंधकार में निराशा का चित्रण है भैया। यहां पर याद रखना, हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा, तो ये यहां पर क्या है भैया, अंधकार में निराशा का चित्रण है। क्या है भैया, तो अंधकार में यहां पर निराशा का आपको चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। अंधेरे में कविता यहां पर बिल्कुल भैया बहुत शांत, यहां पर एक शानदार कविता आपको देखने के लिए मिलती है। ये जटिल भी है, प्रतीकात्मक भी है। ठीक है, इसका ये संदेश है कि अपने यहाँ पर जीवन में जो आपका यहाँ पर जीवन के जो अर्थ है, अर्थ की तलाश में आप लोग घूमते रहते हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर घूमते रहते हो, कभी आशा कभी निराशा, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अब कोई परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमें यहाँ पर बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। चलो भैया आगे देखना। ठीक है
40 पृष्ठ देखना। अंधेरे में यहाँ पे कौन सा तत्व मुख्य रूप से व्यक्त किया गया है? अब देखो यहाँ पर मुख्य रूप से देखो ज्यादातर तो निराशा को व्यक्त किया गया है, ज्यादातर तो यहाँ पर वो आ रहा है, छींक रहा है, हाँ ये इसमें ही है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ज्यादातर इसमें निराशा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, लेकिन अगर पूरे पाठ की जब यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पर आशा और निराशा दोनों आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। कविता में यहाँ पे जटिलता भी बहुत है, ये चुनौतीपूर्ण कविताओं में से एक कविता भी मानी जाती है, हाँ, और ये बड़ी कविता भी है भैया, ठीक है। और क्या, प्रतीक और रूपक दोनों हैं, इसलिए तो समझ में कम आती है लोगों के। इसका सारांश यही है कि मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचना है, उनके विचार और उनकी जो भावना है, सामाजिक चेतना को इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कविता यहाँ पर अस्तित्व की खोज, कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ यहाँ पर आक्रोश और आंतरिक संघर्ष के विषय पर यहाँ पर केंद्रित है। तो आप लोग याद रखना, आंतरिक संघर्ष ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इस पर केंद्रित है। अन्याय के खिलाफ आक्रोश, अन्याय के खिलाफ आक्रोश, अन्याय के खिलाफ यहां पर आक्रोश, इसके बाद यहां पर या सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना भी इसमें दर्शाई गई है लाडलो, इसमें यहां पर सामाजिक चेतना भी दर्शाई गई है। तो ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि इसमें यहां पर क्या क्या दर्शाया गया है। एक और यहां पे आप लोग लिख लो भैया, अस्तित्व की खोज है, इसमें अस्तित्व की खोज है, हाँ अस्तित्व की खोज है भैया, हाँ बहुत डिटेल में पढ़ाओ, हाँ रुक जाओ भैया, एक दिन पढ़ाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा भैया इसमें, सर फिरा पागल सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें, ठीक है भैया। हाँ, आंतरिक संघर्षों पर यहाँ पर ये विषय पर केंद्रित है, ये सारे यहाँ पर इसके क्या है भैया, विषय हैं, ठीक है। और जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, हाँ कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक अर्थ की तलाश, जैसे आप लोग अभी वर्ग 2 की तलाश में घूम रहे हो भैया, तो अर्थ की तलाश में यहाँ पर अर्थ की तलाश करता रहता है कोई व्यक्ति है, और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए वो प्रयास करता है कि आप लोग जॉब लग जाए, बेहतर दुनिया हो जाए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें भैया चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। अंधेरे में कविता में अंधकार का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर अंधकार का प्रतीक यहाँ पर क्या होगा भैया, तो अंधकार वही है, जीवन में कठिनाइयां। अब ये बताओ आपके जीवन में अगर कठिनाइयां हैं तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना जीवन अंधकारमय है। जब जीवन में कठिनाई नहीं है तो भैया आशा की किरण है। अब ये बताओ जीवन निराशा से भरा हुआ है और यहाँ पे कठिनाइयां हैं, तो जीवन की कठिनाइयां यहाँ पर किसका प्रतीक बताई गई है? इसमें अंधकार का क्वेश्चन कहीं लिख लेना। जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो किसका प्रतीक है भैया? अंधकार का, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ना, अगला अगला दिया गया है, अंधेरे में अंधकार को किस रूप में दर्शाया गया है? तो अंधकार को यहां पर किस रूप में दर्शाया गया है? तो याद रखना, एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे लिंक बनाते जाना। प्रतीक किसका है? यहां पे अंधकार का प्रतीक है जीवन की कठिनाई। अंधकार का यहां पर जैसे मान लो इसका प्रतीक पूछा जाएगा तो प्रतीक क्या है भैया? जीवन की कठिनाई है। जीवन की जो कठिनाई है वो यहां पे प्रतीक है। लेकिन अब जीवन में कठिनाई होगी तो ये बताओ मानसिक रूप से क्या होंगे तुम लोग? बोला सर मानसिक पीड़ा होगी कि नहीं होगी, यस या नो? ये बताओ कठिनाइयां होंगी तो मेंटली प्रेशर होगा कि नहीं होगा, मानसिक पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानसिक पीड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसिक पीड़ा। अगला देखना कबूतरों, सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक से एक लिंक होते जाएंगे और आपकी पूरी रचना कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। देखना, अंधेरे में यहाँ पर कविता में अंधकार किसके प्रतीक के रूप में है? तो भैया अंधकार किसके प्रतीक के रूप में है? तो आप लोग यहां पर याद रखना जीवन की निराशा। अब देखो 3 क्वेश्चन समझना फिर से। जीवन की कठिनाई अंधकार है, मानसिक पीड़ा अंधकार है, जीवन की निराशा अंधकार है। अंधकार मतलब नेगेटिव, घूम रहे हैं इधर उधर तलाश में, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? ये है ही नहीं, हम तो खोज में निकल रहे हैं, हताश ही हताश हैं, निराश हैं।
तो जीवन की निराशा को यहां पे चित्रित किया गया है। अब देखना, अंधकार के भीतर कौन सा तत्व मुख्य रूप से खोजा जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जीवन का जो यहाँ पर निराशा है, जीवन की मानसिक पीड़ा है, जीवन की कठिनाइयां हैं, वो अंधकार से कनेक्ट कर दी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आ गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आ गया है कि अंधकार के भीतर ऐसा कौन सा तत्व विद्यमान रहता है जो यहाँ पर मुख्य रूप से उसमें खोजा गया है। तो कविता में अंधकार के अंदर क्या है भैया, अंधकार के अंदर यहाँ पर क्या छिपा हुआ है। तो याद रखना, अगर आपके जीवन में अंधकार है, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर एक आशा और एक निराशा, ये यहाँ पर दोनों ही इस रचना में आपको देखने के लिए मिलती हैं। जब व्यक्ति मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है, जब वो यहाँ पर एक अच्छे समाज की खोज कर रहा है और वो उसमें काम करता जा रहा है, तो याद रखना ये सब चीजें भूल जाएगा, लेकिन एक दिन उसके हाथ आशा लग जाएगी। तो कौन सा तत्व मुख्य रूप से खोजा जा रहा है, ये बताओ। निराशा में हर व्यक्ति क्या खोजता है, आशा को खोजता है। किसको खोज रहा है, आशा को। आगे बढ़ना, अंधेरे में कविता में कवि ने किस तरह के अनुभव व्यक्त किए हैं। तो अंधेरे में यहां पर किस तरह के अनुभव व्यक्त किए हैं, केवल और केवल इसमें दुख और पीड़ा है, दुख और पीड़ा है। इसके बाद यहां पर याद रखना मानसिक पीड़ा भी है, मानसिक पीड़ा है, जीवन में निराशा, जीवन में कठिनाई, जीवन में कठिनाई, या यहां पर जीवन में निराशा, निराशा। लेकिन तत्व अगर खोजा जा रहा है तो वो यहां पर क्या है लाडलो, आशा है। जो तत्व खोज चल रही है वो आशा है। हाँ ठीक है भैया, क्या बोल रहा है भैया कबूतर, पढ़ लेता हूं भैया। बहुत अंधकार है लाइफ में, अब तो बस वर्ग दो की आशा है। हाँ तुम लोग भी, हाँ ये रचना है ना, ठीक है। और ठीक है, अरे कबूतर देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, दुख और। अगला, अंधेरे में कविता में कवि का क्या दृष्टिकोण आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें यहां पे दृष्टिकोण क्या है, केवल, केवल और केवल इसमें जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया कि भैया जो भी आ रहा है ना, जो भी आपके सामने चीजें आ रही है उसको स्वीकार करो। कठिनाइयां आ रही है, स्वीकार करो। निराशा है, स्वीकार करो। मानसिक पीड़ा है, स्वीकार करो। दुख दर्द पीड़ा सब स्वीकार कर लो। तो यहां पर याद रखना जीवन के संघर्षों को यहां पर स्वीकार करना क्या है भैया, जीवन के संघर्षों को स्वीकार करना इसमें बताया गया है। ये यहां पर एक कवि का दृष्टिकोण इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अंधकार को व्यक्त करते हुए कवि ने क्या कहा है। तो अंधकार को व्यक्त करते हुए यहां पर कवि क्या कह रहा है कि अंधकार भी जीवन का एक हिस्सा है इसमें। अच्छा ये बताओ, खुशियां ही खुशियां हैं तो जीवन किस काम का। कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख पीड़ा, उसके बाद सुख आता है। तो आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखना ये रचना आप पर भी लागू हो सकती है। तो इसमें यहां पर अंधकार जीवन का हिस्सा है। अंधकार क्या है भैया, जीवन का हिस्सा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आगे बढ़ जाए कबूतरों। अगला देखना, यहां पे अंधेरे में अंधकार के भीतर कौन सा संदेश छिपा हुआ है। अंधकार के भीतर केवल और केवल यहां पे छिपा हुआ है कि यहां पर अंधकार में आप लोग हो, अगर आप पीड़ा में हो, अगर आप यहां पे दुख में हो, तो अपने आप को खोज लो, अपने आप को खोज लो। तो अंधकार में रहकर स्वयं को जानना, अंधकार में रहकर स्वयं को जानना, ये यहां पर उसके भीतर का संदेश छिपा हुआ है कि आप अपने स्वयं को जानो कि आखिर क्या कमी रह गई। समझो, स्वयं को जानना यहां पर बताया गया है। आगे देखना, अंधकार का क्या प्रभाव व्यक्त किया गया है। कौन सा प्रभाव यहां पे अंधकार का व्यक्त किया गया है। तो याद रखना अंधकार, देखो इसमें सारे के सारे कंसेप्ट आपको देखते से ही समझ में आ जाएंगे। शांति नहीं है भैया, मानसिक पीड़ा अंधकार में है तो मानसिक उलझन और संघर्ष होगा। मानसिक उलझन और संघर्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आंसर बी देखने के लिए मिल जाएगा। कविता में अंधकार को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है। अब ये बताओ, अंधकार जो है वो यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा है, संघर्ष से जुड़ा है, कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना किससे जुड़ा हुआ है, संघर्ष और दुख से अंधकार को, जीवन को यहां पे जोड़ा गया है। अगला, कविता में अंधकार से निकलने का मार्ग क्या बताया गया है। अंधकार से निकलने का मार्ग केवल यही है कि खुद अपने आप में मंथन करो, खुद अपने आप को खोजो कि तुम हो क्या, स्वयं को जानने का प्रयास करो। तो याद रखना आत्म मंथन, आंतरिक
और यहां पर संघर्ष को दर्शाया गया है लाडलो। अंधकार के बारे में क्या संकेत दिया गया है, तो अंधकार के बारे में यहां पर क्या संकेत आपको देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना अंधकार यहां पर भीतर से उत्पन्न होता है। कहां से होता है, भीतर से उत्पन्न होता है। जो भी व्यक्ति है उसके अंदर यहां पर क्या है, वो अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करो भैया। राजगढ़, ठीक है भैया, स्वागत है सभी का। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार थम्स अप करके बताओ। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाँ लगता है अभी 1-2 दिन में वर्ग 3 की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोग यहां पर आराम से पढ़ते रहो एप्लीकेशन में आप, ठीक है। चलो डन। अगला दिया कविता अंधेरे में का क्या संदेश है, तो अंधेरे में कविता का यहां पर संदेश क्या है, निराशा देखो कहीं पर है क्या इसमें, निराशा से सुकून पाने का, मतलब निराशा से आशा में आने का। यही तो तत्व खोजा जा रहा था कि आखिर यहां पर निराशा से कहां आया जाए, आशा में भैया, आशा में, ठीक है। आगे देखना अंधेरे में अंधकार की स्थिति का क्या रूप दिया है, तो अंधकार की स्थिति का जो रूप दिया गया है वो क्या है, अंधकार की स्थिति यहां पर एक निराशा की स्थिति बताई गई है। तो निराशा की स्थिति बताई गई है, मतलब एक अवसाद है और एक निराशा है, बिल्कुल भैया, ठीक है। कविता में अंधकार को कौन सा प्रतीक माना गया है, कौन सा प्रतीक माना गया है बताइएगा। मृत्यु, जीवन का दुख, मानसिक शांति और यहाँ पे अज्ञता। तो ये बताओ यहाँ पर मानसिक शांति तो होगी नहीं, पीड़ा होता तो चल जाता, तो दुख की बात है, जीवन का दुख बताया है। मतलब आपके पास ट्रिक आ गई भैया, जहां द्वीप आ रहा था वहां संघर्ष और चुनौती आ रही थी, यहाँ अंधकार है तो निराशा आएगी या फिर आपका यहाँ पर कठिनाइयां आएंगी बेटा, ऐसे शब्द आएंगे। अगला, कविता में अंधकार से बाहर निकलने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है, तो कवि ने यहाँ पर क्या सुझाव दिया है, तो उन्होंने किया है पहले खुद को जान लो, पहले खुद को जान लो, आत्म मंथन कर लो, ये उन्होंने सुझाव दिया है। खुद की खोज में निकल भैया, तो आत्म साक्षात्कार करने की बात कर रहा है वो, सत्य की खोज नहीं है, आत्म साक्षात्कार होगा। गलत है सबका। अब पलटेंगे, देखना पलटू बाबा, सब पलट गए। और याद रखना रे कबूतरों, तुम्हारे वर्ग 2 के लिए 7 बजे व्याकरण चल रहा है और आपके वर्ग 2 ओरिएंटेड ही प्रश्न हैं शाम को 7 बजे। बाद में मत कहना व्याकरण नहीं कराया था, व्याकरण के प्रश्न चल रहे शाम को 7 बजे, ठीक है भैया। अंधेरे में अंधकार को कब अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, तो अंधकार को कब अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, जब अंधकार तब और अच्छा महत्वपूर्ण होगा, तब और महत्वपूर्ण होगा जब आप संघर्ष करोगे, जब यहां पर आपका क्या होगा, संघर्ष बढ़ेगा, जब आपका आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा, तो यहां पर अंधकार को अधिक महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि याद रखना अंधकार आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप और संघर्ष करो। अगर ये बताओ खुशियां हैं तो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, दुख है, निराशा है, कठिनाई है तो आदमी संघर्ष करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कविता में अंधकार के बीच प्रकाश का क्या संदेश है, तो अंधकार के बीच प्रकाश का आना मतलब यहां पर क्या करना, आत्मविश्वास बढ़ना, आशा की किरण जागना, आंतरिक जागृति होना। तो यहां पर याद रखना क्या हो जाएगा भैया, आत्मविश्वास और आंतरिक जागृति का होना। तो आंसर यहां पर सी हो जाएगा। कविता में अंधकार से जुड़ा कौन सा भावात्मक पहलू व्यक्त किया गया है, तो भावात्मक पहलू कौन सा है भैया, अंधकार से जुड़ा हुआ जो भावात्मक पहलू है, अंधकार में जब व्यक्ति कठिनाइयों में होता है तो वो डर में रहता है भैया। तो यहां पर पहलू जो व्यक्त किया गया है वो डर है। सब लोगों ने प्रेम लगा दिया होगा, आशा लगा दिया होगा, लेकिन वो पहलू की बात कर रहा है तो पहलू यहां पर डर हो जाएगा। अगला, अंधेरे में कविता में अंधकार को किस प्रकार से देखा गया है, तो अंधकार को यहां पर किस प्रकार से देखा गया है, अंधकार यहां पर एक अनुभव बताया गया है, अंधकार को एक अनुभव के रूप में देखा गया है। तो याद रखना जो आपका अंधकार है उसको एक अनुभव के रूप में भी देखा गया है। अगला देखना, कविता में अंधकार के भीतर क्या पाया जाता है, तो अंधकार के भीतर कुछ नहीं है, दुख और अवसाद है और कुछ नहीं है। अंधकार के भीतर यहाँ पर क्या है, दुख और अवसाद है। अगला देखना भैया, अगला देखना अंधकार की विशेषता क्या है, अंधकार की यहाँ पर विशेषता क्या है,
अंधकार अनिश्चितता का प्रतीक है। इसमें अंधकार क्या है, यह अनिश्चितता का प्रतीक भी इसमें बताया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, अंधकार किसका प्रतीक, अंधकार की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर अनिश्चितता का प्रतीक बताया गया है। आगे बढ़ना रे कबूतरों, अंधेरे में अंधकार को स्वीकार करने का संदेश किससे जुड़ा हुआ है, तो अंधकार को स्वीकार करने का संदेश यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। अंधकार को यहाँ पर स्वीकार करने का जो संदेश है, अंधकार को स्वीकार करो, कठिनाइयों को स्वीकार करो, तो यहाँ पर जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने से जुड़ा हुआ है। चलो भैया, कविता में अंधकार और प्रकाश का संबंध किस प्रकार है, तो अंधकार और प्रकाश का संबंध यहाँ पर, अब देखो अंधकार से प्रकाश आना, निराशा से आशा, तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं, दोनों एक दूसरे के क्या लाड लो, पूरक हैं। अगला, कविता में अंधकार को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है, तो अंधकार को यहाँ पे जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है, मानसिक उलझन से जोड़ा गया, मानसिक पीड़ा से जोड़ा गया, दुख से जोड़ा गया है। आगे देखना भैया, कविता में प्रकाश का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर प्रकाश का अर्थ क्या होगा भैया, आंतरिक शांति, सत्य और आंतरिक शांति होती है। शांति मिल गई तो प्रकाश आ गया, और शांति नहीं मिली तो अंधकार चल रहा है। ये दिया, अंधकार और प्रकाश के बीच अंतर क्या है, इसमें अंधकार और प्रकाश के बीच यहां पर अंतर क्या है, देखो अंधकार यहां पर क्या है, अंधकार एक परेशानी है, अंधकार एक चुनौती है, अंधकार एक कठिनाई है, लेकिन प्रकाश एक सत्य है, प्रकाश एक आत्म संतुष्टि है, प्रकाश एक समाधान है। तो याद रखना, यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है, ये रहा भैया, अंधकार मानसिक परेशानी का प्रतीक है, जबकि प्रकाश समाधान का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, यहां से आपका प्रश्न ये भी बन सकता है, प्रकाश और यहाँ पे अंधकार के दोनों के बीच अंतर क्या है, तो यहाँ पे अंधकार मानसिक परेशानी का है, जबकि प्रकाश यहाँ पे समाधान का प्रतीक बताया गया है। कविता में अंधकार और प्रकाश का क्या संबंध बताया गया है, दोनों परस्पर विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अंधकार के बचने का रास्ता है, प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं है, संबंध तो है, याद रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के या तो पूरक होंगे या एक दूसरे के बिना अधूरे होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के बिना अधूरे होंगे। अगला, अंधेरे में अंधकार का उद्देश्य क्या बताया गया है, तो अंधकार का जो उद्देश्य बताया गया है वो यहाँ पर क्या बताया गया है, अंधकार का उद्देश्य केवल और केवल यहाँ पे संघर्षों का सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना। ठीक है भैया, एक और देखना आप लोग। अगला, अंधेरे में प्रकाश को किस रूप में देखा गया है, जीवन का सत्य के रूप में देखा गया है, या यहाँ पर यह जागृति का प्रतीक बताया गया है। किसका भैया, जागृति का प्रतीक बताया गया है। अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया है, अंधकार का कितना महत्व है, तो अंधेरे में यहाँ पर अंधकार का कितना महत्व भैया, हाँ चलो ये आपका होमवर्क रहेगा लाडलो, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। सभी बच्चों को यहाँ पर याद रखना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अब सुनना, जिन बच्चों को व्याकरण में समस्या आ रही है और जो नहीं आ रही है उनके लिए भी नए क्वेश्चन है। शाम को 7 बजे क्लास रहती है, डेली यूट्यूब पर रहती है, प्रैक्टिस चल रही है, उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्याकरण वहीं पे कराऊंगा, इस क्लास में तो केवल यही चीजें चलेंगी अभी, ठीक है। हाँ, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, यूनिट वाइज सेशन ये भी चल रहा है, मैं तो आशा करता हूं कि आप यहाँ पर इस तरीके से भी पढ़ लोगे। अगर एमसीक्यू भी पढ़ लोगे तो भी मामले आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें नए बच्चे कितने हैं एक बार थम्स अप करके बताएं भैया, नए बच्चे कितने हैं? 7 बजे वाली क्लास तो और भी शानदार चल रही है। व्याकरण तुम लोगों से नहीं बनती, तुम लोगों की कमजोरी व्याकरण है अभी, इसलिए बोल रहा हूँ शाम को 7 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लिया करो बिना पूछे। लिंक ना आए तुम तो यूट्यूब पे आ जाओ 7 बजे, ठीक है। चलो अब आप लोग यहां पर याद रखना, कल हम देखेंगे यूनिट नंबर 13। आप लोग पढ़ के आना तो क्वेश्चन और स्पीड में चलेंगे। आज यहां पर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, इसका आपको आंसर भी बताना है। इसका सभी को आंसर भी बताना है। चेक करते हैं भैया कितने बच्चों का आंसर सटीक आता है। बाकी मिलते हैं कल रात को 9 बजे और शाम को 7 बजे व्याकरण की क्लास में। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी हैं आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एमसीक्यू लगा डालो भैया, जहां से मिले जैसे मिले एमसीक्यू लगाओ। हाँ
ठीक है, चलो भैया, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।